एक समय की बात है, प्रियांशी सोनपुर नाम के एक गांव में अनाथालय में रहा करती थी। प्रियांशी जब बहुत छोटी थी तभी वो इस अनाथालय में आ गई थी, इसलिए वो अपने माता पिता को नहीं जानती थी। वो केवल एक ही इंसान को जानती थी और वो थी प्रियांशी की देखभाल करने वाली, उसकी माँ जैसी आंटी, जिसका नाम सावित्री था। सावित्री प्रियांशी की ही तरह अनाथालय के सभी बच्चों का ध्यान रखा करती थी। सावित्री का स्वभाव बहुत ही नम्र था, इसलिए अनाथालय का हर बच्चा सावित्री को अपनी माँ ही माना करता था और प्रियांशी भी उनमें से ही एक थी। अनाथालय के सभी बच्चों में सावित्री को सर्वाधिक प्रिय प्रियांशी ही थी, क्योंकि प्रियांशी न केवल सावित्री से प्यार किया करती थी, बल्कि वो उसके हर सुख दुख में, काम में, खाली वक्त में हर समय उसका साथ दिया करती थी। बेटा, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करती है? इतना प्यार करना भी ठीक नहीं है। एक दिन तुझे भी यहाँ से जाना ही है। माँ, ऐसा मत कहो ना, आप मेरी माँ हो। खून का रिश्ता ना सही पर दिल का तो है, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, समझी आप? पर बेटा, अब तेरी शादी लायक उम्र हो गई है। कब तक तो इस झोपड़पट्टी में पड़ी रहेगी? बाहर जा, अपना जीवन साथी चुन और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। प्रियांशी कुछ नहीं कहती और अपना सर सावित्री की गोद में रखकर अपने ख्यालों में खो जाती है। पर सावित्री को प्रियांशी की चिंता लगी रहती थी, इसलिए वो अपनी जान पहचान के लोगों से प्रियांशी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने को कहती है। कुछ ही दिनों में सावित्री की एक सहेली सावित्री के पास आती है। सावित्री बहन, रिश्ता बहुत अच्छा है, हमारी प्रियांशी बहुत खुश रहेगी वहाँ पर। लड़का अच्छा खाता कमाता है, कोई गंदी लत नहीं है। लड़के की माँ और पिता भी काफी अच्छे हैं। बाकी एक बहन है लड़के की, जो प्रियांशी को बिल्कुल बहन जैसा ही प्यार देगी। अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आज ही प्रियांशी से बात करती हूँ। इसके बाद सावित्री प्रियांशी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। देख बेटा, ये मत समझ कि मैं तुझे खुद से दूर करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ अपना पूरा जीवन बिताकर भी कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ तू खुश रहे और ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है। माँ, अगर आप इसमें खुश हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद सावित्री लड़के के परिवार वालों से मिलती है और प्रियांशी को भी मिलवाती है। दोनों तरफ से रिश्ता पक्का हो जाता है और बड़े ही धूमधाम से प्रियांशी की शादी हो जाती है। कुछ दिन तो प्रियांशी के अपने ससुराल में अच्छे गुजरते हैं। हर किसी का व्यवहार उसकी तरफ अच्छा रहता है, पर कहते हैं ना, कई चीजों की चांदनी 4 दिन तक ही रहती है। धीरे धीरे उसे अपने पति की लत के बारे में पता लगने लगता है। आपकी चाची ने तो कहा था कि आप किसी तरह का नशा नहीं करते हैं, और मुझे अभी आपके पैंट से बीड़ी और सिगरेट मिली है। ये सब क्या है? अरे मेरी चाची ऐसी ही है, झूठ का पोटला अपने सर पर रखकर घूमती है। देखो भाई, मैं तो पहले ही बता देता हूँ कि मैं दारू पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, हर तरह का नशा करता हूँ, इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही थी। फिर मेरी माँ ने मेरी चाची को एक मोटी रकम दी और एक अच्छी लड़की मेरे लिए लाने को कहा, तो मेरी चाची ने अपनी तिगड़म लगाई। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। अब तुम्हें इन सब चीजों की आदत डालनी होगी। अपने पति मनोहर की ये बात सुनकर तो प्रियांशी के होश ही उड़ जाते हैं। धीरे धीरे उसकी सास और नंद भी अपना रंग दिखाना शुरू कर देती हैं। ये सब क्या है भाभी? आपने सुबह सुबह रोटी सब्जी बना कर रख दी। मैंने कहा था ना, मुझे कॉलेज में सिर्फ पास्ता या फिर सैंडविच चाहिए होता है। पर नेहा, तुम्हारे भैया के लिए मुझे रोटी सब्जी पैक करनी होती है, इसलिए सबके लिए ही बना दिया मैंने। मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा पास्ता अभी कभी रेडी होना चाहिए, समझिए आप। अरे मेरी फूल सी बेटी को क्यों इतना चिल्ला रही है? जो कह रही है बना दे। इतना सा काम करने में तेरे हाथ तो नहीं टूट जाएंगे? बेचारी प्रियांशी कुछ नहीं कहती और अपनी सास और नंद का दिया हुआ सारा काम कर देती है और दिन में अपने कमरे में आकर अपनी सावित्री माँ को याद करने लगती है। माँ, हम वहाँ कितना खुश थे। आपने कहा मैं यहाँ आकर खुश रहूंगी, पर यहाँ आकर तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब मैं ना इस नर्क में रह सकती हूँ और ना ही इससे निकल सकती हूँ। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? धीरे धीरे समय बीतता रहता है। ना तो प्रियांशी को पति का प्यार मिल रहा था और ना ही ससुराल वालों से सम्मान। वो केवल उस घर में नौकरानी बनकर रह गई थी। लेकिन एक दिन उसे अपनी सावित्री माँ से मिलने का मौका मिल जाता है। मैंने सुना कि आप सोनपुर गांव की तरफ जा रहे हैं, क्या आप मुझे वहाँ के अनाथ आश्रम छोड़ देंगे? ठीक है, गाड़ी में बैठ जाओ। बस एक शर्त है मेरी
पूरे रास्ते अपना मुंह बंद रखना। प्रियांशी खुश होकर गाड़ी में बैठ जाती है और फिर अपने अनाथालय के बाहर उतर जाती है और अनाथालय के अंदर जाते ही सबसे पहले अपनी सावित्री माँ के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके बाद वो अपनी सारी कहानी अपनी सावित्री माँ को बताती है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरी जिंदगी बेहतर करने के बजाय और बेकार कर दी। मैं तेरी दोषी हूँ। नहीं माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो मेरा ही अच्छा चाहती थी। तभी सावित्री को कुछ याद आता है और वो अनाथालय के पीछे बने एक स्टोर रूम में जाती है और वहाँ पड़े एक पुराने संदूक में से एक साड़ी निकालती है। माँ, ये साड़ी किसकी है? बेटा, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। सुन, जब तू बहुत छोटी थी तब तेरी माँ यहाँ बहुत ही घायल अवस्था में आई थी। उसने तुझे मेरी गोद में सौंप दिया और मुझे ये साड़ी दी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तेरा ध्यान रखूं और जिंदगी में जब भी तू किसी मुसीबत में हो तो मैं तुझे ये साड़ी दे दूं, क्योंकि ये साड़ी कोई मामूली साड़ी नहीं है बल्कि जादुई साड़ी है। उसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उस समय मुझे इस साड़ी से कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने इसे तेरे लिए संभाल कर रख दिया। अब शायद ये तेरे काम आ जाए। तू एक बार इस साड़ी को पहनकर इसका इस्तेमाल करके देख। इसके बाद प्रियांशी अपनी माँ के कहे अनुसार उस साड़ी को पहनती है। ये जादुई साड़ी, प्रेम के अक्षर होते हैं ढाई, यहाँ प्रकट हो जाए मेरी फेवरेट मिठाई। प्रियांशी के इतना कहते ही वहाँ पर प्रियांशी की फेवरेट मिठाई प्रकट हो जाती है। ये देखकर प्रियांशी और सावित्री दोनों ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद प्रियांशी अपनी माँ को अलविदा कर अपने घर चली जाती है। अब मेरे ससुराल वालों को अगर कोई सुधार सकता है तो वो है ये साड़ी। इसके बाद प्रियांशी फिर से वो साड़ी पहनती है और अपनी नंद के पास जाती है और फिर उस साड़ी से कहती है, दिल में बहुत चुभता है मुझे मेरी सास और नंद का ताना। आज मेरी नंद बनाएगी अपना और पूरे घर का खाना। प्रियांशी के इतना कहते ही प्रियांशी की नंद यानी नेहा के पैर अपने आप रसोई की तरफ बढ़ जाते हैं और वो ना चाहते हुए भी अपना और पूरे घर का खाना बनाने लगती है। अरे, ये क्या हो रहा है? मैं रसोई में क्यों आ गई और सबके लिए खाना क्यों बना रही हूँ? मेरे हाथ रुक क्यों नहीं रहे हैं? कुछ देर तक ऐसे ही चलता है और फिर काफी देर रसोई में रहने के बाद नेहा सारा खाना तैयार कर लेती है। ये देखकर प्रियांशी बहुत खुश हो जाती है, पर प्रियांशी की नंद नेहा काफी थक जाती है। हे भगवान, मेरे तो हाथ और कमर में दर्द हो गया। पता नहीं भाभी पूरे घर का खाना बिना किसी की मदद के कैसे बनाती है, और वो भी सबके लिए अलग अलग। इसके बाद भी मैं उन्हें कितना परेशान करती हूँ। इस छोटे से सबक से ही प्रियांशी की नंद की अकल ठिकाने आ जाती है और वो अपनी भाभी से माफी मांगती है। अब बारी है मेरी प्यारी सासू माँ की। इसके बाद प्रियांशी अपनी सास के पास जाती है और फिर उस साड़ी से कहती है, मेरी सासू माँ समझती है मुझे नौकरानी। आज मेरी जगह सड़क पार के टैंकर से मेरी सास लाएगी पानी। बस फिर क्या था, आराम से चाय पी रही प्रियांशी की सास एकदम से खड़ी हो जाती है और घर के सारे डब्बे लेकर सड़क पर टैंकर के पास चली जाती है और पानी भरने लगती है और एक एक करके सारे डब्बे घर में लाने लगती है। हे भगवान, मेरी कमर! हाय रे, ना जाने बहू रोज के रोज ये डब्बे कैसे भरती है। मेरे तो आधे डब्बे लाने में ही हालत टाइट हो गई। और इसी तरह प्रियांशी की सास भी रास्ते पर आ जाती है। अब बारी थी प्रियांशी के पति की। जैसे ही प्रियांशी का पति घर आता है, प्रियांशी वो साड़ी फिर से पहनकर अपने पति के पास जाती है। किसी भी विषय पर एक नहीं होता हमारा मत, मेरे पति की छूट जाए हर बेकार की गंदी लत। उस समय तो प्रियांशी को कोई असर दिखाई नहीं देता, पर धीरे धीरे वो देखती है कि उसका पति हर प्रकार के नशे छोड़ते जा रहा है। उसे हर प्रकार के नशे से नफरत होती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि वो किसी भी नशे को हाथ लगाने से भी कतराने लगता है। साड़ी की वजह से प्रियांशी की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। अब उसे उसके ससुराल में वो सब सम्मान मिलने लगता है जिसकी वो उम्मीद रखती थी, जिसके लिए वो अपनी माँ सावित्री और अपनी स्वर्गवासी माँ का भी धन्यवाद करने लगती है। और सबसे ज्यादा वो धन्यवाद करती है उस जादुई साड़ी का, जिसके जादू के वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सोका टीवी को अभी सब्सक्राइब करें।
एक समय की बात है, सुनैना अपने पिता रामलाल, अपनी सौतेली माँ निर्मला और अपनी सौतेली बहन नताशा के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। सुनैना दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और साथ ही साथ रामलाल की लाडली भी थी। इसलिए निर्मला और नताशा को सुनैना फूटी आंख नहीं सुहाती थी। क्योंकि दोनों बहनें ही जवान थी, इसलिए रामलाल दोनों के लिए ही शादी के रिश्ते ढूंढ रहा था। परंतु क्योंकि सुनैना नताशा से कुछ साल बड़ी थी, इसलिए पहले उसके रिश्ते ढूंढे जा रहे थे। लेकिन निर्मला कभी नहीं चाहती थी कि सुनैना की शादी हो, इसलिए वो हर बार जब भी कोई लड़का सुनैना को देखने आता था तो वो कुछ न कुछ करके उसे भगा देती थी। और इस बार भी वो ऐसा ही कुछ करने की सोच रही थी। मम्मी, आपको पता चल गया ना? पापा ने कहा है कि कल उस सुनैना को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। इस बार आपने क्या सोच रखा है? तू चिंता मत कर, मैंने बहुत ही अच्छा प्लान सोच रखा है। इस सुनैना की शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। अगर इसकी शादी हो गई तो हमारी परमानेंट नौकरानी यहाँ से चली जाएगी और हमें यहाँ काम करना पड़ेगा, जो कि मैं होने नहीं दूंगी। वैसे आपका प्लान क्या है? तू चिंता मत कर, बस तू देखती जा मैं क्या करती हूँ। ऐसा कहकर निर्मला लड़के वालों के आने से एक रात पहले ही जब सुनैना अपनी कमरे में सो रही होती है, तभी निर्मला होली का पक्का रंग लेकर सुनैना के चेहरे पर लगा देती है और चुपके से अपने कमरे में लौट आती है। फिर ऐसी ही सुबह हो जाती है। रामलाल लड़के वालों के आने की तैयारी करने लगता है और निर्मला भी साथ में ऐसे हाथ बटाने लगती है जैसे वो कितनी खुश हो। निर्मला, चाय नाश्ता सब तैयार है ना? हाँ जी, सब कुछ तैयार है। और मेरी बेटी सुनैना, उसे किसी ने तैयार किया है या नहीं? पता नहीं जी, मैं तो सुबह से ही तैयारी में लगी हूँ, मैं उसके कमरे में नहीं गई। ठीक है, मैं ही जाकर देख लेता हूँ। रामलाल जब सुनैना के कमरे में जाता है तो देखता है कि सुनैना एक कोने में बैठकर रो रही है। क्या हो गया बेटा, तू ऐसे रो क्यों रही है? ये देखो पापा, किसी ने मेरे चेहरे पर पक्का रंग लगा दिया है और मैंने इसे कितना धोने की कोशिश की पर ये निकल ही नहीं रहा है। ऐसी हालत में मैं लड़के वालों के सामने कैसे जाऊंगी? हे भगवान, ये किसने किया? ऐसा दुष्ट काम कौन कर सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन ये रंग नहीं निकल रहा है। रामलाल अलग अलग नुस्खे से सुनैना के चेहरे पर लगा पक्का रंग निकालने की कोशिश करता है, पर कोई असर नहीं होता और इतने में ही लड़के वाले आ जाते हैं। कुछ देर तो रामलाल उन्हें नाश्ते में व्यस्त रखता है, लेकिन फिर वो लड़की को देखने की जिद करने लगते हैं और रामलाल को ना चाहते हुए भी सुनैना को उस हालत में लड़के वालों के पास ले जाना पड़ता है। अरे भाई साहब, आप मजाक कर रहे हैं क्या? हम यहाँ लड़की से रिश्ता जोड़ने आए हैं, जोकर से नहीं। अरे बहन जी, बात ये है कि गलती से मेरी बेटी के चेहरे पर किसी ने पक्का रंग लगा दिया है। आप चिंता मत कीजिए, 2-3 दिन में उतर जाएगा। इसे देखकर तो लगता है कि ये अभी भी बच्चों के साथ होली ही खेलती रहती है। भाई साहब, हमें हमारे घर के लिए जिम्मेदार बहू चाहिए, ना कि कोई 5 साल की बच्ची। हमें माफ कीजिएगा, ये रिश्ता नहीं हो सकता। ऐसा कहकर वो लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं और सुनैना का ये रिश्ता भी नहीं होता। इस बात से रामलाल और सुनैना तो दुखी होती ही हैं, परंतु निर्मला और नताशा बहुत खुश होते हैं। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन रामलाल निर्मला के पास आता है और कहता है, निर्मला, मुझे सुनैना के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला है। लड़का बैंक में मैनेजर है, अच्छा घर, अच्छा परिवार, सब कुछ सही है। अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो सुनैना की जिंदगी संवर जाएगी और उन्हें तो सुनैना की फोटो भी बहुत पसंद आई है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन वो लोग आने कब वाले हैं? यही कुछ 2-3 दिन में। उन्होंने कुछ कंफर्म नहीं बताया है, इसलिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। क्या पता वो आज ही आ जाए या फिर कल। आप चिंता मत कीजिए, मैं लगभग सारी तैयारी करके रखूंगी। इसके बाद रामलाल वहाँ से चला जाता है और नताशा अपनी माँ के पास आकर कहती है, माँ, आपने तो लगभग सारे तरीके अपना लिए हैं, अब इस बार आपका क्या ख्याल है? बेटा, इस बार मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिससे सुनैना का ये रिश्ता नहीं बल्कि आगे आने वाले सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे और इससे कोई शादी नहीं करेगा। निर्मला मन ही मन एक बहुत ही बुरी योजना बना रही होती है।
और फिर अगले ही दिन लड़के वाले घर पर आ जाते हैं। निर्मला नताशा को उन लोगों को चाय नाश्ता करवाने के लिए बोलती है और इतनी देर में वो सुनैना को तैयार करती है और उसे जूस पिलाती है और फिर बाहर आकर लड़के वालों के साथ बैठ जाती है। आप लोग चिंता मत कीजिए, ये आने ही वाले हैं। आप लोगों ने कोई समय नहीं बताया था, इसलिए इन्हें नहीं पता था कि आप आने वाले हैं। बाकी ये थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। अरे बहन जी, हमें खुद नहीं पता था। हमारा बेटा खुद इतना बिजी रहता है कि समय निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। आज का समय निकल पाया, इसलिए हम आज आ गए। वैसे बहन जी, आपको लड़की के बारे में सब कुछ पता तो है ना? मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए बहन जी, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि जो भी लड़का उससे शादी कर रहा है वो उसकी सच्चाई जानकर शादी करे। कैसी सच्चाई बहन जी? बात ये है कि मेरी बेटी सुनैना को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। लड़के की माँ और लड़का ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं और तभी सुनैना वहाँ पर हाथों में चाय लिए आ जाती है। फिर सुनैना जैसे ही चाय देने के लिए आगे बढ़ती है, उसके हाथ पाँव कांपने लग जाते हैं और वो एकदम से बेहोश हो जाती है। और ये सब देखकर लड़के वाले खड़े हो जाते हैं और तभी वहाँ पर रामलाल आ जाता है। भाई साहब, हमें विश्वास नहीं हो रहा, आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आपसे कोई बात नहीं छुपाई। अरे भाई साहब, अब तो झूठ बोलना बंद कीजिए। हमें सब सच्चाई पता चल चुकी है। आपकी बेटी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और देखिए, अभी भी मिर्गी के दौरे की वजह से जमीन पर गिर गई है। आप हमें अपनी बीमार बेटी सौंपना चाहते थे ताकि आपका बोझ हमारे सर पर आ जाए, लेकिन अब हमें सच्चाई पता चल चुकी है। ये रिश्ता नहीं हो सकता। ऐसा कहकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। रामलाल बिना कोई प्रश्न किए सबसे पहले सुनैना को उठाकर उसके कमरे में ले जाता है और उसे होश में लाता है। बेटा, तू ठीक तो है ना? तू बेहोश कैसे हो गई थी? पता नहीं पापा, मैं तो उन लोगों को चाय देने जा रही थी, फिर अचानक से ही मेरे हाथ पाँव कांपने लगे और फिर मैं बेहोश हो गई। सुनैना अपनी सौतेली माँ के छल के बारे में नहीं जानती थी। उसे ये पता नहीं था कि निर्मला ने जो उसे जूस पिलाया था, उसी में निर्मला ने बेहोशी की दवाई मिला रखी थी। निर्मला, तुम बताओ हुआ क्या था? और उन लोगों को ये कैसे लगा कि सुनैना को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं? उन्हें ये किसने बताया? मुझे नहीं पता जी। सुनैना जिस तरीके से बेहोश हुई, शायद उसे ही देखकर उन्हें लगा कि सुनैना को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। बेचारा रामलाल दुखी हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। और कुछ ही दिनों में सुनैना की मिर्गी के दौरे की बात काफी ज्यादा फैल जाती है और सुनैना के लिए आने वाले रिश्ते एक एक करके वापस चले जाते हैं। ये सब देखकर सुनैना भी बहुत दुखी हो जाती है। फिर ऐसे ही एक दिन वो अपनी सौतेली माँ से कुछ बात करने के लिए उसके कमरे में जा ही रही होती है कि तभी वो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन की बात सुन लेती है। देखा, मैंने कहा था ना कि इस बार कुछ इतना बड़ा करूँगी कि इसके लिए आने वाले हर रिश्ते उल्टे पैर लौट जाएंगे। सही बात है माँ, आप हर बार एक एक करके हर रिश्ता तोड़वाती थी, लेकिन आपने इस बार ऐसा सिक्सर मारा जिससे एक बार में ही सारे रिश्ते वापस चले गए। आप तो सच में सुपर डुपर हो। उन दोनों की ये बात सुनकर सुनैना का दिल टूट जाता है और वो आंखों में आंसू लिए घर से निकल जाती है और चलते चलते नदी के किनारे पहुंच जाती है। वो आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि एक बुढ़िया नदी की तरफ बढ़ रही है और नदी में गिरने वाली है। सुनैना जल्दी से जाकर उस बुढ़िया को बचा लेती है। माँ जी, ये अब क्या करने जा रही थी? सामने नदी है और आप उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। माफ करना बेटा, वो मैं अंधी हूँ ना, इसलिए मुझे दिखाई नहीं देता। मैं फूल बेचने का काम करती हूँ और इसलिए मैं मंदिर जा रही थी, लेकिन लगता है मैंने गलत रास्ता ले लिया। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं आपको मंदिर तक छोड़ देती हूँ। इसके बाद सुनैना उस अंधी फूल वाली अम्मा को हाथ पकड़कर मंदिर तक पहुँचा देती है। बेटा, मंदिर के सामने जो पीपल का पेड़ है, उसके नीचे ही मैं अपनी दुकान लगाती हूँ। कृपया करके मुझे वहाँ तक छोड़ दो। सुनैना उस अम्मा को उस पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ देती है और फिर मंदिर में चली जाती है। वहाँ वो थोड़ी देर बैठती है और फिर प्रसाद लेकर उस अम्मा के पास आती है और उन्हें वो प्रसाद देते हुए कहती है,
ये लीजिए माँ जी, ये प्रसाद खा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम सच में बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा। सुनैना को कुछ समझ नहीं आता और फिर वो फूल वाली अंधी अम्मा अपनी बात जारी रखती है। बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की है, इसलिए मैं भी अब तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, ये फूलों की माला अपने पास रखो। और हाँ, ये कोई मामूली फूलों की माला नहीं है, बल्कि जादुई माला है। इसे पहनते ही तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी और इसे पहनने के बाद जो भी लड़का तुम्हें देखने आएगा वो झट से हाँ कर देगा और ये माला तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से भी बचाएगी। माँ जी, मुझे नहीं पता कि आपको ये सब कुछ कैसे पता है, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सुनैना उस फूल की माला को लेकर अपने घर जाती है और फिर अगले ही दिन सुनैना के लिए एक रिश्ता आ जाता है। लड़के वाले सुनैना को देखने घर आते हैं और निर्मला फिर से उन लड़के वाले को भगाने के लिए वही प्लान बनाती है और एक जूस में दवाई मिलाकर सुनैना के कमरे में ले जाती है। परंतु जैसे ही वो सुनैना के कमरे में पहुंचती है तो वो देखती है कि सुनैना पहले से ही तैयार हो चुकी है और वो इतनी खूबसूरत लग रही है कि उसके आगे बड़ी बड़ी परियां भी फेल हो जाए। फिर भी निर्मला सुनैना के पास जाती है और सुनैना को वो जूस देती है। ये ले बेटा, ये जूस पी ले, इससे तुझे ताकत मिलेगी। सुनैना सब कुछ जानती थी, लेकिन उसे उस जादुई फूलों की माला पर विश्वास था, इसलिए वो उस जूस को पी लेती है और फिर लड़के वालों के पास जाती है। लड़के वाले सुनैना को देखते ही पसंद कर लेते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। परंतु निर्मला को हैरानी हो रही होती है कि उसके जूस ने काम कैसे नहीं किया और वो इसी बारे में नताशा से बात कर रही होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उस जूस ने काम क्यों नहीं किया। उस जूस को पीते ही 10 मिनट के अंदर सुनैना को बेहोश हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो इसलिए माँ, क्योंकि मेरे पास ये जादुई फूल की माला थी। माँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। मैंने आपको कभी सौतेली माँ का दर्जा नहीं दिया, लेकिन आपने हमेशा मुझे सौतेली बेटी की तरह देखा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम कुछ ऐसा करोगी। तुमने मेरी ही बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया, उसे लोगों के सामने इतना बदनाम किया। अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, निकल जाओ मेरे घर से। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? माँ कहाँ जाएंगी? केवल तुम्हारी माँ ही नहीं, तुम भी। तुम दोनों के दोनों मेरे घर से निकल जाओ और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। शांत हो जाओ पापा, मैं जानती हूँ इन दोनों ने जो किया वो गलत है, लेकिन इन्हें ऐसे घर से निकालना सही नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो आप भी इनके जैसे ही बन जाएंगे। कृपया करके इन्हें बड़ा दिल रखकर माफ कर दीजिए। सुनैना की बात सुनकर निर्मला और नताशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें अपने किए पर पछतावा होता है, जिसके बाद वो सुनैना से अपने किए के लिए माफी मांगती है। और फिर कुछ दिनों बाद सुनैना की शादी बड़े ही धूमधाम से कर दी जाती है और फिर वो अपनी आगे की जिंदगी ऐसी ही हंसी खुशी बिताती है।